डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब देश के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने हमारे पूर्वजों को ठगा दोनों बांध बना करके। जो कोसी नदी 200 किलोमीटर में बहती थी उसको समेट के 12 किलोमीटर में कर दिया। और हम पढ़ाई करने चाहते हैं, पढ़ाई स्कूल में पानी घुस जाता है, इतना पानी टप के जाते हैं पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर। और ये आश्वासन देकर के बना दिया कि हम घर के बदले में घर देंगे, जमीन के बदले में जमीन देंगे, नौकरी हर परिवार को देंगे, पेड़ के बदले में पेड़ देंगे। कहाँ मिला? समस्या है तभी ना आए हैं, नहीं तो थोड़े आते हैं। इतना जो पैर में फोका हुआ है, अभी बच्चे सब जो आई है, इतनी छोटी छोटी सी बच्ची है, तो किसी को तो शौक नहीं है पैदल चलने का। जो विधानसभा सत्र होता है कि एक भी प्रश्न कोई भी विधायक हमारे या सांसद कोसी क्षेत्र के लिए एक भी शब्द नहीं बोलता है। 1980 में तो मुझे मौका मिला था कि हमारे सुपौल शहर में ITI कॉलेज है, तो उसमें एडमिशन उस टाइम चल रहा था। उस टाइम कोसी वासियों के लिए वहाँ पर वजीफा था, उस समय में 40 रुपया वजीफा मिलता था और पहले एडमिशन जो है उनका बच्चों का होता था। आज वो सब कुछ नहीं। इस वक्त हम पटना के गांधी सेतु पर खड़े हैं। गांधी सेतु का जाम भी अपने तरीके से प्रसिद्ध है और बिहार के एक हिस्से को दूसरे हिस्से तक जोड़ने वाला जो एक सेतु है उसे गांधी सेतु के तौर पर जानते हैं। और गांधी सेतु पर एक यात्रा पहुंची है, गांधी के रास्ते, कोसी पीड़ितों के न्याय वास्ते। कोसी जो जानते होंगे, बहुत सारे लोग शायद न भी जानते हों, उनके लिए भी, कि जब हम लोग जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ा करते थे तो हम लोग यही पढ़ते थे कि कोसी मतलब बिहार का अभिशाप। कोई नदी किस तरीके से अभिशाप हो सकती है जो बहुतेरे लोगों की ज़िंदगी को अपने तरीके से प्रभावित करती हो। बहुतेरे लोगों के लिए जहां पानी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, वहां कोसी अपने तरीके से एक बहुत बड़े हिस्से को बिहार के तबाह करती है। ये सारे लोग जो है कोसी के तबाह किए हुए लोग हैं जो कि एक यात्रा कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करने के लिए, और ये 200-250 किलोमीटर से पैदल चलते हुए, इस बीच जो पटना है जो हमेशा से ऊंचा सुनती है, दिल्ली है जो हमेशा से ऊंचा सुनती है, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और उससे पहले ये लोग 30 तारीख से चले हुए हैं। आज तारीख है 11, कल यहाँ पहुँचेंगे पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जिसे पटना का जंतर मंतर भी कह सकते हैं। महेंद्र भाई, जंतरे मंतर न जा रहे हैं, दिल्ली भी जंतर मंतर बहुत गए, मगर लगता है पटना और दिल्ली में कोई सुनवाई हो रही है बिहार की कोसी पीड़ितों की। क्यों इस दौर में ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? यात्रा इसलिए करनी पड़ रही है कि ये जो सरकार है अगर इन समस्याओं की ओर देखती तो हम लोग को नहीं आना पड़ता। जाहिर सी बात है, हम लोग लगातार वहाँ कार्यक्रम किए, देते रहे, मांग पत्र देते रहे, कोई नई सुनवाई हुई, महापंचायत किए और अंतिम में पीपुल्स कमीशन एक बनाया गया कोसी बेसिन के लिए। उसकी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, सभी विभागों के मंत्री जो संबंधित हैं, उनके प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, सबको दिया गया, संबंधित DM को दिया गया। 1 साल हो गया, कोई नई सुनवाई हुआ। तो अंतिम में हम लोगों को जगाते हुए, समाज को, इस तरह के मुद्दे पे काम करने वाले लोगों को, सबको साथ एक संवाद कायम करते हुए, जगाते हुए सत्याग्रह करके सरकार के पास आ रहे हैं कि देखिए अगर पीड़ा नहीं होती तो हम लोग 250 किलोमीटर सैकड़ों लोग पैदल चल के नहीं आते। कोसी के इलाके में भी और सीमांचल के इलाके में भी वहाँ से तो विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, जो लोग पटना आकर के विधानसभा में बैठते हैं और देश की संसद में बैठते हैं, हमारे वोट से, आपके ही वोट से। मगर क्या उन लोगों, जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो फिर उनको क्या दिखाई नहीं पड़ता, वापस लौट के नहीं आते? ये सुनवाई तो वहीं हो जानी चाहिए थी। और ये कोई 1 दिन 2 दिन की बात है नहीं, दशकों से, सदियों से ना ये संघर्ष चल रहा है। देखिए, सुपौल जिला से, प्रॉपर सुपौल जिला से 5 विधायक हैं और जिसमें कि एक विधायक जो है, एक विधानसभा क्षेत्र कोसी से अलग है, लेकिन 4 विधानसभा क्षेत्र के जो है आधे से ज़्यादा, किसी के आधे से ज़्यादा, किसी से आधा, इस तरह से कोसी में है, तटबंध के बीच में। और वहाँ से हमारे वोटों से ही चुन करके ये विधायक यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पहुँच कर आप किताब खोल करके देखिएगा, जो विधानसभा सत्र होता है, साल में 2 बार 3 बार होता है, उसकी किताब बनती है ना, छपती है, उस किताब खोल करके आप देखिएगा कि एक भी प्रश्न कोई भी विधायक हमारे या सांसद कोसी क्षेत्र के लिए एक भी शब्द नहीं बोलता है।
उनको सिर्फ अपना वोट लेना है और वोट के समय में लुभावना। हम तो ठगे पहले से गए हैं, 54-55 में ही ठगे गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब देश के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने हमारे पूर्वजों को ठगा दोनों बांध बना करके। जो कोसी नदी 200 किलोमीटर में बहती थी उसको समेट के 12 किलोमीटर में कर दिया और ये आश्वासन देकर के बना दिया कि हम घर के बदले में घर देंगे, ज़मीन के बदले में ज़मीन देंगे, नौकरी हर परिवार को देंगे, पेड़ के बदले में पेड़ देंगे। कहाँ मिला? आज तक तो कुछ नहीं मिला। और उल्टे उसको बना करके जो आज दुनिया में पढ़ाया जाता है, देश में पढ़ाया जाता है, जनरल नॉलेज में पढ़ाया जाता है कि बिहार की शोक जो है कोसी नदी है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि नदियाँ कभी अभिशाप नहीं होती, नदियाँ जीवनदायी नहीं होती है। नदियाँ आज भी हमारी माएँ, हमारी बहनें कोसी को जो है माता कह कर के हम लोग पुकारते हैं और कोसी नदी के किनारे हम लोग फूल डाली लेकर के चढ़ाते हैं, उनको पूजा करते हैं आज भी। तो हम कैसे मान लें कि बिहार की शोक कोसी नदी है? हम तो नहीं मानते, लेकिन उसको शोक बना दिया गया। हमारे नेताओं ने, हमारे जो हुक्मरान हैं, उन्होंने उनको से वो बना दिया है और आज तक जो ठीक है बना दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो वहाँ पर बसोबास है, वहाँ जो रह रहे हैं, उनकी तो कम से कम ख्याल करना चाहिए। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला था, आश्वासन दिया था, उनको तो सरकार को पूरा करना चाहिए। 1987 में कोसी पीड़ितों के लिए कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार का गठन हुआ बिंदेश्वरी दुबे की सरकार में। लेकिन उस प्राधिकार को जो उसमें 17 ऐसे योजनाएं थे, कल्याणकारी योजना कोसी वासी के लिए बना था। उसमें एक अहम योजना ये भी था कि कोसी के आदमी को, कोसी के बच्चों को, कोसी के नौजवानों को नौकरी में, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसमें 15% नौकरी में आरक्षण था, वो भी ख़त्म कर दिया। और मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैंने मैट्रिक पास किया था 1980 में, तो मुझे मौका मिला था कि हमारे सुपौल शहर में ITI कॉलेज है, तो उसमें एडमिशन उस टाइम चल रहा था। उस टाइम कोसी वासियों के लिए वहाँ पर वजीफ़ा था, उस समय में 40 रुपया वजीफ़ा मिलता था और पहले एडमिशन जो है उनका बच्चों का होता था। आज वो सब कुछ नहीं है। 2005 से सारा चीज़ ख़त्म कर दिया है सरकार ने। सब कुछ नहीं है। ये जब इस बात को बोल रहे हैं तो कोविड का एक दौर आया था और कोविड के दौर में पूरी दुनिया अपने तरीके से तबाह रही और उसके बावजूद अभी आप कोसी के सीमांचल के इलाकों में चले जाएंगे तो कोसी से एक ट्रेन चलती है। मुझे लगता है कि उस ट्रेन में कोई जो है जनरल के अलावा बोगी नहीं है। ऐसी ट्रेन शायद आपको देश दुनिया में देखने को ना मिले कि एक ऐसी ट्रेन है जिसमें तमाम बोगियां जो हैं वो जनरल हैं और वो जनरल बोगियां जो हैं वो कोसी और सीमांचल के इलाके से मजदूर सप्लाई करती हैं देश भर में। यही ना करती हैं? जी, आप रेलवे का राजस्व उठा करके देखिए, राजस्व को पढ़िए, तो उसमें आपको सहरसा रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो भारत देश में, वहाँ जितनी टिकट की बिक्री होती है वहाँ भारत में किसी स्टेशन से उतनी बिक्री नहीं होती जनरल टिकटें। क्योंकि वहाँ तो कोसी का क्षेत्र है, वहाँ सारे घर से सभी जितने भी जवान हैं उस घर में, एक परिवार में जितने भी है, वो सब पलायन करना पड़ता है। क्योंकि पलायन नहीं करेंगे तो आप होगा नहीं। सरकार को जब हम लोग पलायन करते हैं तो सरकार को चाहिए कि हम पंजाब जाते हैं, हम महाराष्ट्र जाते हैं, हम साउथ में जाते हैं, लंबी दूरी की गाड़ी होती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक हम लोगों को लगता है। सरकार को चाहिए कि उन मजदूरों को लिए जो पलायन करते हैं उनके लिए सुविधाजनक ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए, जबकि यहाँ पर राजस्व की इतनी ज़्यादा बिक्री है। लेकिन सरकार ने वो सब कुछ नहीं किया है। जनरल बोगी वाला ट्रेन जो है, जनसाधारण जिसका नाम है, एक जनसेवा ट्रेन है जिसमें कि न तो आप उसमें शौचालय है, आप देखिएगा शौचालय में बैठ करके हम लोगों को आना पड़ता है और 3 दिन तक जो है हम लोग बैठे आते हैं, कहीं सोने का जगह नहीं। तो सरकार ये क्या है? ये नीति सरकार बनाती है। शासक जो है नीति बनाता है, गोली से ही मौत नहीं होती है, नीति बना करके भी निर्दोष की हत्या किया जा सकता है। उन्हीं नीति नियंताओं से पटना को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, दिल्ली को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, और न सिर्फ पुरुष बल्कि मुझे लग रहा है कि आधी आबादी भी इसमें ठीक ठाक है। और मुझे लगता है आधी आबादी जो हम लोग कहते हैं, करीब करीब आधी महिलाएं भी हैं। और पुरुषों का संघर्ष तो अलग है, मगर महिलाओं का संघर्ष जो है वो बिल्कुल जुदा होता है। दिन में, रात में, कहीं भी हम लोग टॉयलेट में चल जाते हैं, कहीं भी। मगर आप लोग जो उस तटबंध के इलाके में रहती होंगी, तो आप लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है? कैसे चलेगा? इतनी समस्याएं हैं तो, और क्या समस्याएं हैं कि नहीं है? समस्या है तभी ना आए हैं, नहीं तो थोड़े आते हैं। इतना जो पैर में फोका हुआ है, अभी बच्चे सब जो आई है,
इतनी छोटी छोटी सी बच्ची है, तो किसी को तो शौक नहीं है पैदल चलने का। अभी वो लोग का पढ़ाई लिखाई सब बंद है, तो इसीलिए ना हम लोग आए हैं। जो यहाँ पर आए हैं तो मांग रखेंगे, देखते हैं क्या करते हैं, नहीं होगा तो आगे फिर जाएंगे। फिर आगे जाएंगे। तुम थोड़ा आगे आओ। तुम तो पढ़ाई उढ़ाई करती हो ना? नहीं करती हो पढ़ाई, क्यों? पानी घुस जाता है स्कूल में, कैसे पढ़ाई करेंगे? अच्छा, यही सुनवाने के लिए आई हो। अच्छा, अपनी बात अगर तुमको नीतीश जी से कहनी हो कुछ, जो कि अभी मुखिया हैं राज्य के, या मोदी जी तुम्हारी बात हमारे माध्यम से यदि सुन ले तो क्या कहोगी तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मधु कुमारी। बताओ, बोलो। हम पढ़ाई करने चाहते हैं पर स्कूल में पानी घुस जाता है, इतना पानी टप के जाते हैं पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर तो वो तो कैसे फिर मास्टर कैसे पढ़ा पाता होगा वहाँ? पानी तो कैसे पढ़ाएंगे, कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। मास्टरे नहीं आता है, पानी रहता है तो मास्टरे नहीं आता, कैसे आएगा? कैसे आएगा? और बोले आप जो क्या इनका 4 बार घर कटा है। 4 बार? जब से हम ससुराल आए हैं तब से 4 बार घर कटे हैं, नहीं तो चौकी पे चौकी दे के जो बच्चे आपका लोग। मायका था वो कोसी से बाहर था कि वो भी कोसी का ही इलाका था? वो बाहर है, कोसी से बाहर है। आपके घर के लोग का है आपको ब्याह दिए कोसी के इलाके में? तो ये भी बात होती होगी कई बार नहीं वैसे आपस में ये बात होती होगी ना कि हमको कोसी के इलाके में क्यों जहाँ ब्याह दिए? मम्मी पापा को जहाँ पसंद है वही ना शादी किया जाए। तभी अपना रेजिस्टेंस तो करता है ना कि हमको इतना परेशानी में काहे बोझ दिए ले जा करके। नहीं तो अब तो पति के साथ जहाँ ब्याह दिए हैं तो वही ना रहना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग पानी आते हैं, भरदार पानी रहते हैं, तो वहाँ पे चौकी दे के बच्चों को रखते हैं। बच्चे भूखे प्यासे तरस रहे थे, माल मवेशी सब भस जाते हैं पानी में, सैकड़ों घर भस जाते हैं। 2019 में जो हम लोग को घर कटे तो बोले डीएम बोले हैं कि नहीं वहाँ पे घर नहीं कटे हैं, नहीं आने जाने का रास्ता है, ना स्कूल है, नहीं वहाँ स्वच्छता केंद्र है, नहीं हम लोग का बिजली है। हम लोग यही मांग के लिए हम लोग सरकार के पास जा रहे हैं। तो यही बात एक समय में बिहार जब बाढ़ से जूझ रहा होता है, ठीक उसी समय बिहार की ये विडंबना है कि बिहार उसी समय में सुखाड़ से भी जूझ रहा होता है। ये लोग सुपौल सहरसा से चल कर के जो कोसी का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, वहाँ से चलते हुए पटना को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आ रहे हैं। अब ये देखना है, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, कि जो पटना है जो कि हमेशा से ऊंचा सुनता है वो इनकी आवाज़ सुन पाता है या नहीं।